नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। पीड़िता यानी कि बांड की पीड़िता ने एक आरोप लगाया है कि गुड़ामालानी पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। एक तो पुलिस थाने के आसपास लगभग 8 से 9 दिनों तक चक्कर निकाले, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद में अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रही है। पीड़िता ने आज कहा कि अगर आने वाले समय में किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो सीधी जिम्मेदारी गुड़ामालानी पुलिस की रहेगी। क्या बोली पीड़िता और क्या है स्पेशल रिपोर्ट, जरूर देखिएगा। जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नीतियों की आत्मा बताया जाता है, उसी देश के बाड़मेर जिले के बांड गांव में एक बेटी इंसाफ की भीख मांग रही है। 19 दिसंबर 2024 को जिस्म से रूह तक कुचलने वाला हादसा हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए 8 दिन का चक्कर लगाना पड़ा और आखिरकार 11 मार्च 2025 तक को एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तब भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कानून सिर्फ कागजों में सजता है? क्या थानों की दीवारों पर टंगी न्याय की देवी की आंखें सचमुच बंद है या सच देखने के लिए ही केवल बचती है? मेडिकल हो गए, बयान हो गए, लेकिन अपराधी यानी कि खुलेआम घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। तो क्या पीड़िता के आंसुओं का कोई वजन नहीं है? क्या सिस्टम की संवेदनाएं सिर्फ वीआईपी केसों में जागती है या फिर बाड़मेर का ये गांव किसी नक्शे में आता ही नहीं? 8 दिन तक थाने के चक्कर लगाने के बाद मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। इससे बड़ा सबूत क्या और चाहिए? 8 दिन तक थाने के चक्कर लगाने के बाद मुकदमा दर्ज करना पड़ा, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि सिस्टम किस हाल में है? इंसाफ की मांग में जो देरी है वो सिर्फ एक समय की नहीं बल्कि व्यवस्था के पतन की भी गवाही है। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सिस्टम की नियति का भी है। क्या कह रहे हैं पीड़िता? क्या कह रही है पीड़िता, जरूर सुनिएगा। अभी हो गया लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 7-8 दिन पुलिस का चक्कर काटे, उसके बाद मुकदमा दर्ज। मेरा कहना यह है कि अपराधी ने गिरफ्तार करो, नहीं तो बाद में बड़ी घटना हो सकती। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन। उन्हीं के साथ 2 जनों ने जबरदस्ती घर में आकर बलात्कार किया है। पुलिस 1-2 बार आई है, लेकिन वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी करके चली गई है और लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा 20 लाख रुपए दिए गए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही। 20 लाख रुपए का ऐसे ही मुझे बोल रहे हैं, हम 20 लाख रुपए दे चुके हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस हमारे घर तक नहीं आएगी। आपकी क्या मांग है? मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और खुलेआम घूम रहे हैं और घर वाले और मुलजिम हमको प्रतिदिन घर पे आकर गालियाँ दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बहुत राजी मारा कर लो नहीं तो मारने की चांस है। अगर कल कुछ हमारे घर में कोई घटना होगी तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन रहेगी। बाड़मेर से बड़ी खबर है जो पश्चिमी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां मचाने वाली है, सुर्खियां बटोरने वाली है और सरगर्मियां कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का ये जो इलाका यानी कि बाड़मेर और जैसलमेर तवे से भी तेज तपता है और कहा जाता है कि पिछले काफ़ी दिनों से 100 दिनों का एक रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इस बार तवे से भी तपने वाली राजनीतिक होगी। राजनीतिक गलियारों में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के मामले को काफ़ी सुर्खियों में बटोरने वाले एनकाउंटर माना जाता है, लेकिन इस बार परतें नहीं खुली है। क्या सत्ता की सांठगांठ और राजनीतिक गलियारों में वर्चस्व रखने वाले राजनेताओं में आपस में कोई ऐसी चीज़ थी कि वहां पर पुलिस महकमा भी बीच में कूदा और कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हो गया? एक सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले पर वापस प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि 2 महीने के भीतर आपको रिपोर्ट पेश करनी है, जहां पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की भूमिका भी साफ नजर आने वाली है या नहीं, ये भी देखने वाली होगी। सारी बातों की क्या जानकारी रहेगी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिएगा, लेकिन परिणाम कभी भी समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मिलता नहीं है। जनाब, स्पेशल रिपोर्ट को सुनिएगा। गोली चली या साजिश चली, जो भी हो, लेकिन ये महज एक एनकाउंटर नहीं था। ये कहानी है उस गोली की जो चली तो थी एक बदनाम चेहरे पर, मगर पीछे से किसी और की मंशा साफ झांक रही थी। नाम है कमलेश प्रजापति, ठिकाना राजस्थान के कोना, और अब अदालत की मेज पर फैला है ये पूरा नक्शा उस मुठभेड़ का जो सवालों की बौछार के बीच गूंजती रहती है। सीबीआई की एक विशेष अदालत एसीजेएम कोर्ट ने अब इस गोली के पीछे छुपे होने का अंदेशा और देखना शुरू कर दिया है और अदालत की निगाहें अब ठहर गई है 2 आईपीएस अफसरों पर, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि सिर्फ गोलियां नहीं चली है, कोई साजिश भी चली होगी जो राजनीतिक रूप से चली है। हत्याओं की धाराओं में अब उन्हीं पर केस चलेगा जिनके कंधों पर कानून की रक्षा का भार था। लेकिन ये कहानी यही नहीं थमती। अदालत की कलम अब सत्ता के चौखट तक भी पहुंची है, राजस्थान के तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी तक।
अब जांच के घेरे में है वे। और सिर्फ वो ही नहीं, तत्कालीन जोधपुर आईजी भी अदालत की निगरानी में है। सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट देनी है। देखने वाली बात होगी कि जवाब देने हैं कि क्या ये अफसर, नेता और वर्दी सत्ता की सांठगांठ में शामिल थे। तो सवाल है, क्या किसी इस एनकाउंटर को निर्देशित किया था? क्या कमलेश वाकई में अपराधी था या सिर्फ एक नाम था जिसे खत्म करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण था? कमलेश प्रजापति वो चेहरा जो अब मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या उसे मारने के पीछे कोई निजी रंजिश थी या कोई दबाव या कोई सत्ता का खेल जिसको वो बिगाड़ रहा था? पुलिस कहती रही है कि मुठभेड़ हुई है, गोलियां चली, जवाबी कार्रवाई में मौत हुई है, पर अदालत अब पूछ रही है कि जवाबी कार्रवाई कैसी कार्रवाई थी ये? क्या राजनीतिक सुनियोजित ढंग से कोई हत्या थी? सीबीआई से मांगी गई रिपोर्ट अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये उस अंधेरे के कमरे की कुंजी हो सकती है जहां गोली चलाने का आदेश दिया था, जहां फाइलें तैयार हुई और शायद नाम मिटाने के सौदे हुए। ये केस अब एक महज व्यक्ति को मौत का मामला नहीं है, ये उस सिस्टम की जांच है जहां वर्दी, सत्ता और साजिश एक ही ताने बाने में बुन दिए जाते हैं, जहां अफसर आदेश पर गोली चलाता है और नेता अखबार पढ़ करके मुस्कुराता है कि जो खेल हुआ है वो ठीक ही हुआ है, जहां अदालतें अगर आंखें खोल ले तो हुकूमतें हिलने लगती है, और अब अदालत ने ही आंखें खोल दी है, यानी कि मामला राजनीतिक पहुंच तक भी पहुंचेगा, जो कभी सत्ता के सिंहासन पर सर्वोपरि अग्रणी भूमिका निभाते रही है। कमलेश की मौत अब राजनीतिक तौर पर क्या भी समझे क्या नहीं समझे, लेकिन अदालत की जुबान पर है, और जो भी नाम अभी तक सिर्फ केस फाइलों में थे, अब वो नाम भी अदालत की दीवारों पर गूंजने वाले हैं। सीबीआई की अगली रिपोर्ट क्या लाएगी? कौन बचा पाएगा, कौन फंसेगा? मनीष, हरीश या कोई और? कौन बचेगा और कौन नहीं, ये तो समय के पास में, टिक टिक करने वाली उस घड़ी के पास में, जो समय से पहले और समय के बीच में कभी बतलाती नहीं है। ये कौन तय करेगा कि ये गोली किसने चलाई थी और निशाना पर कौन था और कौन नहीं था? आखिर क्या थी किसकी मंशा? ये अब 2 महीने के भीतर देखने वाली बात होगी। 40वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर के मंगले की बेरी की आराध्या बिश्नोई ने प्रतिभावान प्रदर्शन करते हुए प्रतिनिधित्व कर दिया। बाड़मेर में ये रहती है आराध्या, इनके पिता एडवोकेट है, और अपने गुरु को, अपने माता पिता को इस पूरी सफलता का श्रेय देते हुए आराध्या बोली रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत कि हमने मेहनत की थी और मेहनत का परिणाम आपके सामने है। आराध्या के पिता एडवोकेट है और उनकी माता हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी हैं, लेकिन गुड़ामालानी समेत पूरे बाड़मेर का आज नाम रोशन किया। शिव के विधायक और पश्चिमी राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार रविंद्र सिंह भाटी ने आज ट्वीट करके उनको सबसे पहले बधाइयाँ दी, और उसके बाद भी नेता नगरी से आने वाले तमाम नेताओं ने आराध्या की शुभकामनाओं के लिए संदेश है वो प्रेषित किए। कौन है आराध्या और कौन नहीं, क्या कहना चाहती है आराध्या, रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम आराध्या है और मेरा सिलेक्शन हुआ था 14th यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान की टीम में छोकी हुए थे पुडुचेरी में। और पहले मैंने 2 साल प्रैक्टिस की थी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर एकेडमी में। तो मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ श्री अशोक ढाका, जगदीश जी चौहान, गेमर सिंह जी सोडा और अनूप सिंह भाटी को, और इसका श्रेय मैं मेरे मम्मी पापा को भी देना चाहती हूँ। धन्यवाद। एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन विशेष खबरों पर हमारी विशेष नज़र रहेगी। खबरें अच्छी लगी है तो देश और दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के अंदर इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया रहेगा आपका।